हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, जैसा आपको पता है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और आने वाले समय के अंदर जून 2027 से आईसीएमआई ने कंफर्म भी कर दिया, जो मैंने बात करी, तो नया एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। नए एक्ट में चेंजेस है। हालांकि चेंजेस, मेजर चेंजेस जो है वो सेक्शन नंबर्स में ही है, प्रोविजनल चेंजेस नहीं है। और छोटे मोटे चेंजेस है जगह जगह। तो अब से अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि पुराने एक्ट से आप ज्यादा फेमिलियर है क्योंकि आपने वही पढ़ा है, इंटर में वही पढ़ा है। बट फाइनल के अंदर आते आते, अब बाई चांस मान लो कोई बच्चा दिसंबर में एग्जाम दे रहा, उसका क्लियर नहीं हुआ, तो उसको जून के लिए फिर नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा। किसी का एग्जाम है ही जून और दिसंबर के अंदर 27 में, तो उसको तो ऑब्वियसली नया एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए हम दोनों के सेक्शन नंबर्स देखेंगे एक तो, और कुछ चेंजेस भी है। तो हम कंपेरेटिव एनालिसिस भी करके चलेंगे कि इस एक्ट में ये है, इस एक्ट में ये है। कल को अगर किसी भी सिचुएशन में आप रहते हैं तो आप दोनों कर पाए। और पुराना भी पता होना जरूरी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे अभी भी प्रैक्टिकल, चाहे आईसीएमआई की बुक आ जाए या कोई भी बुक आ जाए, उसमें कई बार ऐसे हो सकता है कि आंसर पुराने एक्ट से दिया हो। तो आपको लगेगा ये गलत है या सही है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो होगी कि जो ओल्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल इरेलीवेंट से हो जाएंगे। लेकिन मेजर तो वही है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि भाई प्रोविजन ही बदल दिए, पहले इस पर टैक्स लगता था अब नहीं लगता है, ऐसा थोड़ी ना चेंजेस है। चेंजेस थोड़े छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस भी है, जिसमें लैंग्वेजेस को चेंज किया जाता है। वो भी अपन देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या किया गया। तो लगभग लगभग क्या है, ये बुक आपको पढ़नी है। अभी ये बुक जो है ना, ये है इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी है। तो ये दोनों चीजें तुमको पढ़नी है, बट तुमको इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़नी पड़ती है, हमको पढ़नी पड़ती है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो दो एक्ट चलते हैं, 1961 2025। इधर ये लिखा था, बोले इधर ये लाइन थी, ये काट दी, इधर ऐसा हो गया। तो वी नीड टू रीड बोथ, कि इधर देखो ये वाली लाइन थी, ये कट हो चुकी है, ये वाली लाइन ऐसे रिडिजाइन हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो चेंजेस हुए हैं, छोटे 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 छोटे। तो ये पूरा एक्ट है जिसमें सेक्शन नंबर तो ऑब्वियसली बदल ही गए, क्योंकि पहले क्या होता था, सेक्शंस के साथ में एबीसीडी आता था, एटीसी एटीडी, अब ऐसा कुछ नहीं आता। एबीसीडी तो हट ही चुके हैं। अब हर सेक्शन का एक एक्सक्लूसिव नंबर है, हर बात को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है। और दूसरा चेंज जो आपको लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, तो जैसे अपन पहले पुराने एक्ट में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर यूज करते हैं। असेसमेंट ईयर तो बेसिकली बहुत ही कम यूज होता है, बट प्रीवियस ईयर वर्ड बहुत जगह यूज होता है। तो प्रीवियस ईयर की जगह आपको टैक्स ईयर वर्ड मिलने वाला है। तो टैक्स ईयर वर्ड मिल रहा है, इसका मतलब क्या, टैक्स ईयर में इनकम टैक्सेबल होगी, मतलब क्या प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी। तो आप प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल बोले इनकम को या टैक्स ईयर में टैक्सेबल बोले, बात एक ही रहने वाली है। इसको ध्यान रखें। तो अभी जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कंसेप्ट बुक है क्या आपके पास में? कंसेप्ट बुक आपके पास में होनी चाहिए इसके लिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या, एक बार मुझे बता दीजिए।
इसको एक और नाम से जाना जा सकता है, नए एक्ट के अंदर ये वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, असेसमेंट ऑफ। अच्छा, ये चैप्टर ऐसा है जो अब आने लगा है, एक दो अटेम्प्ट से, पहले नहीं आता था ये। 2 अटेम्प्ट से ऐसा है कि ये चैप्टर एग्जाम्स में आ रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 मार्क्स के लिए। रजिस्टर्ड एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। वैसे भी चैरिटेबल काम कर रहा है तो एनपीओ ही है, प्रॉफिट के लिए तो वर्क नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझे तो हमें ये जानना होगा कि ये वर्क कैसे करता है, पूरा सिस्टम क्या होता है ट्रस्ट का, इसके बारे में जानेंगे। फिर चैरिटेबल रिलीजियस का मतलब क्या है वो जानेंगे, डिफाइन कैसे किया गया है। फिर हम जानेंगे कि इनकी इनकम्स कैसे निकलती है। इनका इनकम निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है अदर पर्सन से, तो ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एक नया चैप्टर आपके लिए है कि इसमें जैसी कैलकुलेशन और जो चीजें होती है वो आपने पहले इंटर में कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ रखी। अब चैरिटेबल रिलीजियस का अगर मोटा मोटा मीनिंग देखें तो चैरिटेबल मतलब होते हैं एनपीओ, जो ये एनजीओ भी जिनको आप बोलते हैं, तो ये एनजीओ वगैरह जो चैरिटेबल वर्क करते हैं उनकी इनकम कैसे निकलती है। रिलीजियस में टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क, इनकी इनकम कैसे निकलती है वो हम देखने वाले हैं। तो मेनली चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का मतलब ये होता है। अब ये वर्क कैसे करते हैं ट्रस्ट के सिस्टम में, देखो इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स बड़े काम आने वाले आगे जाकर के इस चैप्टर के अंदर, तो इसीलिए इसके वर्ड्स को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। देखिए, पहली बात, जो इस ट्रस्ट को फाउंड करता है, जैसे ये एबीसी ट्रस्ट है। अब ये ट्रस्ट बनाने का आइडिया किसी व्यक्ति के मन में तो आया होगा, इस व्यक्ति के मन में आया कि हमें ट्रस्ट बनानी है। तो जो व्यक्ति ट्रस्ट बनाता है उसे हम ऑथर या फाउंडर या प्रमोटर कहते हैं ऑफ ट्रस्ट। ये व्यक्ति ट्रस्ट का ऑथर, फाउंडर या प्रमोटर कहलाता है। अब ट्रस्ट को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति से तो नहीं चलता, बहुत सारे लोग लगते हैं। तो क्या होता है कि ये ट्रस्ट बनने के बाद में इसमें काफी सारे लोगों को जोड़ा जाता है जो कि इस ट्रस्ट को चलाने में हेल्प करते हैं। अब जो लोग इस ट्रस्ट को चलाने में हेल्प करते हैं उन्हें ट्रस्टी कहा जाता है। फिर ये लोग मिल करके इस ट्रस्ट को चलाते हैं और ये वर्क करते हैं फॉर दी बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। अब ये पब्लिक है, सोसाइटी है, जिनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये ट्रस्ट काम कर रही है। तो जिनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम किया जाता है उन्हें बेनिफिशियरी कहा जाता है। तो ये जो पब्लिक है ना, इसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। तो पहले तो हमें समझना है कि ट्रस्ट के अंदर ये पार्टीज होती है। मेनली ये 3 पार्टी होती है।
एक ऑथर फाउंडर होता है जो कि ट्रस्ट को फाउंड करता है, फिर जो लोग इसको साथ में मिलके चलाते हैं, क्योंकि एक जना तो नहीं चला सकता, तो जो लोग चलाने वाले होते हैं वो ट्रस्टीज कहलाते हैं। जैसे कई सारे स्कूल्स होते हैं वो ट्रस्ट के होते हैं, तो उनको चलाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ट्रस्टी कहलाते हैं। और जिसने उसको सबसे पहले खोला होगा वो ऑथर फाउंडर कहलाता है। और जिसके बेनिफिट के लिए, जैसे वहां पे बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या कहलाएंगे? बेनिफिशियरी कहलाएंगे फिर। तो इनका हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इनका मतलब क्या होता है। अब ये पार्टीज के बारे में हमने जान लिया, अब हमको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसको नोट कर लिया आप कि ये कौन होता है, ये कौन होता है और ये कौन होता है, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे और प्रोविजंस के अंदर भी इनका इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी, अब अपन देखते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस का मतलब क्या होता है। देखिए, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है वो 2 क्लोज 15 में है, और वहीं इनकम टैक्स एक्ट 2025 है तो उसमें सेक्शन अलग है 2 क्लोज 23। बात दोनों में सेम नहीं है। तो अब जैसे सेक्शन का नंबर बदला है, कोई इसमें प्रोविजन नहीं बदला है कि पहले ऐसे होता था वैसा करना है, डेफिनेशन वही की वही है बट नंबर बदल गया। तो एक्ट के अंदर जो है ना वो चैरिटेबल को डिफाइन कर रखा है, रिलीजियस को नहीं कर रखा। तो रिलीजियस की कोई डेफिनेशन एक्ट में है ही नहीं। रिलीजियस मतलब धार्मिक हो गया, बोले उसको डिफाइन नहीं कर रखा, बट यस चैरिटेबल का मीनिंग डिफाइन कर रखा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ट्रस्ट ये काम कर रहा है तो माना जाएगा कि वो चैरिटेबल काम कर रहा है।
और वो चैरिटेबल काम कर रहा है तो ही इस चैप्टर में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट है, एग्जम्पशंस, वो उसे मिल पाएगी। तो जो ट्रस्ट होती है चैरिटेबल रिलीजियस, उसको इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट, और वो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए वो चैरिटेबल कहलाना जरूरी है। अगर कोई ट्रस्ट चैरिटेबल ही नहीं बनी तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब चैरिटेबल का मीनिंग क्या होता है, देखो वो जानते हैं। चैरिटेबल के अंदर सबसे पहला आया, अगर आप ये काम कर रहे हैं, रिलीफ ऑफ पुअर, गरीब लोगों को राहत देने का कोई भी काम करते हैं आप, तो वो इसके अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए आप गरीब बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब लोगों को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इसके अंदर आ जाएंगे, रिलीफ ऑफ पुअर। अगर आप एजुकेशन का काम कर रहे हैं तो भी इसमें एजुकेशन कौन सी, चैरिटेबल वाली एजुकेशन, कि आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देते हैं या बहुत ही नॉमिनल फीस पे एजुकेशन देते हैं, तो भी आप चैरिटेबल पर्पस में हैं। आप योगा वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं तो भी चैरिटेबल में आ सकते हैं। मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करा रहे हैं तो भी चैरिटेबल में आ सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, आप एनवायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। जैसे कई होते हैं ना कि ये एनिमल है एक्सटिंक्ट होने वाला है, इसको बचाने का काम करो, ये जंगल है, ये कोई वाटरशेड पानी का जगह है, स्रोत है जो कि खत्म हो जाएगा अगर हमने इसको नहीं बचाया। तो कई सारे एनजीओ इसके लिए अभियान चला करके इनको बचाते हैं, और उनका काम ही होता है कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है, तो भी वो इसमें आ जाएगा। अब मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए काम कर रहे हो कि हमको यहाँ पे जयपुर में आमेर किला बचाना है, ताजमहल को बचाना है, ऐसा नहीं होने देना है, तो भी आप ये माने जाओगे कि आप जो है चैरिटेबल काम कर रहे हो। और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, अब आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट क्या, कोई बहुत पुरानी पेंटिंग है उसको आप बचाने के लिए काम करते हो, या फिर जो भी पुराने आर्ट होते हैं, कलाएं होती है, उनको बचाने के लिए आप काम करते हो कि एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो ऐसा माना जाएगा आप चैरिटेबल काम कर रहे हो। तो अगर आप इस लिस्ट में दिया गया कोई भी काम करते हैं तो ये माना जाएगा आप चैरिटेबल काम करते हैं। गरीबों को राहत देना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, योगा प्रोवाइड कराना, मेडिकल रिलीफ, वातावरण एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करना, या मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए काम करना, या फिर कुछ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट है उनको बचाने के लिए काम करना, जैसे पुरानी पेंटिंग्स या पुरानी ऐसी कोई चीजें जिनको बचाने के लिए आप काम करते हैं। बट लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट बोल रहा है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये बड़ा अलग पॉइंट है। देखो बोल रहा है कि आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी मतलब जनता की सेवा का कोई भी काम कर रहे हो तो भी आप चैरिटेबल माने जा सकते। अब इस पॉइंट का कई लोग फायदा उठाते हैं। अब फायदा कैसे उठाते हैं, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बोले मैं जनता की सेवा ही तो कर रहा हूं, बोले मैं चैरिटेबल मान लो मुझे और ये एग्जम्पशन दे दो जो भी इनको मिलती है। या कई लोग बड़े तरीके लगा लगा के, दिमाग लगा लगा करके ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जनता की सेवा, जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहे हैं। तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी मानते हुए हमें क्या दे दो, एग्जम्पशंस दे दो, हमें चैरिटेबल मान लो, एग्जम्पशन तो मिल ही जाएगी अगलों को। कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी में क्यों आना चाहेगा, इसको आने से फायदा है, एग्जम्पशंस मिलेगी, टैक्स कम बनेगा। बट कई लोग बिजनेस कर रहे होते हैं फिर भी उसको कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। उसके लिए यहां पर बोला गया, क्या बोला गया, इसी बात को देखते हैं। देखिए, advancement of any other object of general public utility not to be charitable if it involves activity related to trade, commerce or business, but it is treated as charitable purpose if aggregate receipt from business activity is not more than 20% of the total receipt. There is no need to cancel registration just because business receipt more than 20. Exemption will not be available for that year. इसका मतलब क्या है, देखिए ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप एनी अदर ऑब्जेक्ट या वर्क कर रहे हैं जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो ये माना जाएगा आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं।
अब एक व्यक्ति बोलता है कि सर मैं भी चैरिटेबल कर रहा हूं, दूसरा आया मैं बोल रहा हूं मैं भी चैरिटेबल हूं, तीसरा ही बोल रहा है बोले हम सब जनता की सेवा कर रहे हैं। तो बोले ऐसे नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी? तो इसका मतलब तो है कि भाई आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, बट पता चले उसकी आड़ में लोग तो बिजनेस चला रहे हैं। तो बोला आपकी बिजनेस रिसिप्ट जो है, भाई साथ में आप थोड़ा बहुत सेल भी करते हो, लेकिन आपकी बिजनेस रिसिप्ट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट। अब साथ में बिजनेस कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए आप इस्कॉन टेम्पल अगर जाए, तो इस्कॉन टेम्पल के अंदर बुक सेल करी जाती है। जयपुर में जैसे अक्षय पात्र टेम्पल है, जिसको गुप्त वृंदावन धाम कहते हैं, उसके अंदर अगर आपको खाना खाना है तो भी पैसा दे करके आप खाना खा सकते हैं, फ्री नहीं। तो ये क्या हो गया, साथ में बिजनेस हो गया। हालांकि इस्कॉन टेम्पल इज अ चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रिलीजियस में आता है, और इन्हीं का एक फाउंडेशन चलता है जिसका नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो कि बच्चों को स्कूल्स में खाना प्रोवाइड कराता है। वो क्या है, चैरिटेबल। टेम्पल इज रिलीजियस और वो दूसरा क्या है, चैरिटेबल है, बच्चों को खाना प्रोवाइड कराना। बट वो स्पेसिफिकली है, मतलब वो लिखा हुआ है साथ में सामने ही कि वो चैरिटेबल में ही आएगा, तो दिक्कत नहीं है। आप चैरिटेबल के साथ में कितना भी बिजनेस करें, नो इश्यू। बट कोई इनके अलावा दूसरा काम कर रहा है, मतलब ये जो लिस्ट में ऊपर दिया गया है ना, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल, एनवायरमेंट, मॉन्यूमेंट के अलावा कोई काम कर रहा है, इसके अलावा और क्या काम हो सकते हैं बताओ? कोई ऐसा काम है जो और इसके अलावा आ सकता है और वो जनता के लिए किया जाता है? बहुत सारे काम आ सकते हैं। सोचो क्या ऐसा कोई काम आपने आपके आसपास में देखा है कि इनके अलावा हो और लोग कर रहे हो? ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज और रिलीफ ऑफ पुअर में ही आ जाएंगे, वो उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एनजीओज वगैरह। लोगों के कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई जगह दीवारों पे ऐसा लिखा होता है नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति के लिए होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या फ्री में रखेंगे आपको? नशा मुक्ति में जाओ, मान लो ये दारू पीता है दिन रात, है ना, तो अब इसको अपन कहाँ ले जाके भर्ती करा देंगे? या नशा मुक्ति में भर्ती, इसको फ्री में रखेंगे क्या? बोलो आओ आप आए हो, लो खाना खाओ, बेड दे दो सोने को, ऐसा थोड़ी होगा। और अपन जैसे ही इसको भर्ती कराने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भाई पैसा लगेगा, फ्री में नहीं रखेंगे। कर तो ये भी तो जनता की सेवा ही रहे कि भाई नशा है इसको छुड़वाते हैं तो ये समाज में जाके एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो बोले हम तो देखो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो पैसा भी ले रहे, तो क्या इसको चैरिटेबल माना जाए कि नहीं माना जाए? समस्या ये है कि ये चैरिटेबल में काउंट हो या ना हो। अगर ये चैरिटेबल में काउंट हो गया तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी बहुत सारी, बहुत ही सारी एग्जम्पशन है, अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही कम, ना के बराबर टैक्स बनता है। लेकिन ये देखो कि ये जो काम है इससे पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इनकी टोटल रिसिप्ट के अंदर बिजनेस की रिसिप्ट 20% से ज्यादा ही है। भलाई कम है और बिजनेस ज्यादा है उसमें। हाँ, किसी का ऐसा ही हो, बोले सर हम तो फ्री में रखते हैं, पैसा ही नहीं लेते और ये नशा मुक्ति भी करा रहे, तो फिर वो किस में आ जाएंगे? इसमें। बट जो पैसा लेकर के कर रहे हैं फिर वो इसके अंदर नहीं आएंगे, फिर वो बिजनेस माना जाएगा और वो फिर चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन मान लो बोले सर हम मेनली तो फ्री है पर थोड़े बहुत पैसे ले लेते,
बोले सर हमारे पास में भाई इनकी इनकम कैसे होती है? ये जो एनजीओ होते हैं, मान लो किसी ने एनजीओ खोला नशा मुक्ति के लिए, बोल रहे हैं ना टोटल रिसिप्ट में बिजनेस की रिसिप्ट 20% ही होनी चाहिए, बाकी कहां से आते हैं? भाई इनके पास में आता है डोनेशन। मेन इनकम क्या है इनकी? डोनेशन। अब बाकी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का सबसे बढ़िया धंधा है एनजीओ। ज्यादातर लोग इसीलिए एनजीओ खोलते हैं कि ब्लैक मनी को आसानी से व्हाइट मनी में बना ले। तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है, और अभी तो रिलीजियस ट्रस्ट है, उनमें ही चोरी हो गई राम मंदिर के अंदर, तो आप वो देखोगे तो उसके अंदर भी चोरी हो रही, कुछ भी चल रहा है। तो इसी तरीके से ये एनजीओ जो है आप बनाए जाते हैं, फिर इसके थ्रू पैसे को ब्लैक मनी आता है डोनेशन के फॉर्म में। अब एनजीओ कैसे पैसा कमाता है? एनजीओ मान लो डोनेशन देना है किसी को, एनजीओ की इनकम्स पे टैक्स तो लगता नहीं, आप पढ़ लोगे ना के बराबर है तो उसका कोई टैक्स बनना नहीं। अब किसी के पास में क्या है, 5 करोड़ का ब्लैक मनी है, बोले इसको व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करूं, तो वो क्या करेगा, एनजीओ को देगा डोनेशन। ठीक है, तो ये पैसा आ गया स्ट्रीम लाइन में। फिर एनजीओ क्या करेगा, अपना 10-20% का कमीशन काटेगा, बाकी पैसा उसको पहुंचा देगा घुमा फिरा कर। तो ये क्या हो जाता है, पैसा साइकिल से घूम करके आ जाता है। तो इस तरीके से ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा जाता है। तो आप ये देख रहे हो ना, जितने भी एनजीओ खुले, मेन कैसे कमाते हैं? अगर मान लो किसी व्यक्ति को एनजीओ खोलना हो तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि मुझे ऐसा कमाना है। वो भलाई एक तरफ है, बट उसकी जो मेन कमाई है वो ये है। तो आप सोचते हैं एनजीओ वाला है तो खाली घूमता है, इसका कमाई का है? जो तुम्हारे साल का पैकेज होता है वो 10-15 दिन में कमा लेता है, बस इसमें लिंक होने चाहिए। तो जितने भी नेता, आईएएस, आरएएस, उनके पास जितना भी ब्लैक मनी आता है वो कहाँ लगाए? घर पे रख नहीं सकते, छापा लगा के पकड़ लेंगे उनको, छापा मार के। वो इस तरीके से पैसे को घुमाया जाता है अलग अलग जगह। और एनजीओ को डोनेशन देते हैं, वो भलाई में लग रहा है, बट वो घूम फिर के थोड़ा कट के वापस पहुंच जाता है पैसा। तो वो एक रिकॉर्ड के अंदर आ गया पैसा। हालांकि इसमें बहुत पकड़ने के तरीके होते हैं, बट एनजीओ का मेन इनकम ये होती है। अब अपन एक अच्छे एनजीओ की बात करें जो ऐसा काम नहीं करता हो, तो उसकी इनकम कैसे होगी? लोग उसको डोनेशन देंगे। जैसे मान लो अब कई जगह ऐसे बॉक्स लेके खड़े रहते हैं, मैं देखता हूँ, गौ माता की सेवा के लिए इसमें पैसा डाले। हालांकि वो घर पे ले जाके कुछ नहीं करते, कहीं नहीं, वो घर पे आराम से जाकर के खुद के हो जाते हैं वो पैसे। जब राम मंदिर जैसे इतने बड़े ट्रस्ट के अंदर पैसा निकल के घर पे जा रहा है, तो आपको लगता है एक अनजान आदमी को दिया गया डोनेशन आपके उस काम में लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगेगा। जब इतना बड़ा ट्रस्ट जो कि रेगुलराइज्ड है, इतने सारे लोग हैं जिसके अंदर, तो एक खड़ा व्यक्ति तो बस खड़ा है वो। कई बार ऐसे भी आजकल होते हैं कि इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसे लेके आएंगे लेटर, बोले फ्लड आई थी उसमें ऐसा ऐसा हो गया, वुड यू लाइक टू डोनेट। अब क्या होता है, इंसान को शर्म आती, बोले यार इंग्लिश में बोल रहा है, आज तक तो हिंदी में मांगा है भाई देना, अब ये इंग्लिश में मांग रहा है, तो उसको 5-10 रुपए दे ही देते, बोले थोड़ा स्टैंडर्ड भिखारी है, तो इस वजह से दे देते हैं उसको पैसे। लेकिन ये भी एक अलग तरीका है, अलग अलग तरीकों में से पैसे मांगने का। तो इनकी जो मेन इनकम होती है ना, वो डोनेशन से होती है। अभी ये एनजीओ के पास में जनता से, मान लो हमारे जैसे लोगों ने इनको डोनेशन दिया कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, तो इनके पास में पैसा आ गया। अब इन्होंने टोटल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए कमाया। इसके साथ साथ ही ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस भी करते हैं। बोले सर हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग, ये जो नशा मुक्ति वाले व्यक्ति है, ये अलग अलग आर्ट्स बनाते हैं और फिर लोग इनको खरीदते हैं। होते ना जेल में भी कैदी अलग अलग आर्ट्स बनाते हैं, फिर वो बिकते हैं। तो इसी तरीके से बोला ये आर्ट वगैरह बनाते हैं और इसको हम सेल करते हैं, इससे हमारे को जो है 40 लाख रुपए की इनकम होगी ये काम करके। तो ये आपका बिजनेस है। बोले हम थोड़ा बहुत बिजनेस भी करते हैं, बाकी तो हम भलाई कर रहे हैं। बोले क्या आप चैरिटेबल ट्रस्ट माने जाओगे क्या? यस और नो बताओ। नहीं माने जाओगे। क्यों नहीं माने जाओगे? क्योंकि आपकी टोटल रिसिप्ट में बिजनेस रिसिप्ट का कितना हिस्सा है? 40% है। जबकि ये वाला जो पॉइंट है, बाकी सब तो बाय डिफॉल्ट चैरिटेबल है। योगा कर रहे हो तो चैरिटेबल, बात खत्म, उसमें नहीं चेक करेंगे। चेक कब करेंगे? जब एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी हो। आप बोल रहे हो मैं तो जनता की सेवा कर रहे हो, तो बोले तुम जनता की सेवा कर रहे हो, अब चैरिटेबल हो कि नहीं हो, तो बोले तुम्हारी टोटल रिसिप्ट में बिजनेस रिसिप्ट का हिस्सा कितना होना चाहिए? 20%। तो ही तुम जनरल पब्लिक यूटिलिटी हो और चैरिटेबल हो, अदर जैसे इस केस में नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसकी तो 10 लाख रुपए ही आते हैं बिजनेस से,
बाकी 90 लाख डोनेशन से आते तो ये क्या हो जाएगा, फिर चैरिटेबल बन जाएगा, जनरल पब्लिक। तो ये जो चेक है ना, ये इसीलिए है कि आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस बात के लिए ये 20% की कंडीशन है। अगर आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी का कर रहे हो तो फिर चैरिटेबल तो हो ही। तो ये ध्यान रखिए कि ये सबके लिए नहीं है। अब कल को तुम्हें क्वेश्चन बोल दे कि रिलीफ ऑफ पुअर के लिए काम कर रहा है ना, या फिर मान लो जैसे इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल आ गया रिलीजियस के अंदर, बोले सर उसके डोनेशन आते, डोनेशन आए 1,000 करोड़ के, और उसके अंदर बिजनेस करके 400 करोड़ आए, तो अब ये रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट मान के इसको एग्जम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको मिल जाएगी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ही चैरिटेबल रिलीजियस है। वो 20% तो तब चेक करना है जब किसमें आए कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंदर, तब चेक करना है, आजकल नहीं करना। आजकल तो मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में तो बड़े बिजनेस अलग अलग तरीके से होते हैं, बोले यहाँ अपना नाम लिखाना तो इतने रुपए दो, यहाँ लिखाना है तो इतने रुपए दो, नाम लिखवाने के पैसे हैं, फिर वो लोग उसी के ऊपर चल रहे हैं पैर रख के, है ना। कई जगह ऐसा होता है, आप देखना नीचे टाइल लगी है, बेचारा नाम लिखवाया और उसी के नाम पे पैर रख के चल भी रहे हैं लोग, पता लॉजिक समझ नहीं आता, हो सकता है लॉजिक हो लोगों का। तो आजकल तो है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलते हैं कि हम है ना ये डॉग्स है, इनको बचाने के लिए काम, पहले तो एक इमोशनल स्टोरी सुनाई जाती है, ये डॉग यहाँ था हम इसको उठा के ले आए, फिर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज सेल्स प्रोसेस, आप ऐसे थोड़ी दोगे। फिर बोले अच्छा ये बढ़िया दुख में था, हम इनको उठा के लाए, या फिर एक आदमी होगा भिखारी सा, उसको उठा के लाएंगे और बढ़िया बना देंगे, लगेगा ही नहीं ये था। आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते तो इस लिंक पे जाके इतने रुपए दे दे। तो ये बिजनेस है ये अपने आप में, और इसमें कितना दिमाग लगता है देखा जाए तो, ऐसे आम आदमी थोड़ी ना कर सकता है ये बिजनेस। तो लोग अलग अलग बिजनेस बनाते हैं, उसमें से ये भी एक बिजनेसेस होते हैं। जो एक्चुअल व्यक्ति होता है वो ऐड थोड़ी ना चलाएगा, वो तो सीधा सीधा डोनेशन ले लेगा। इस्कॉन टेम्पल जैसे कि ऐड चलते हैं इंस्टाग्राम पे, ऐड पैसे देके चलाए जाते हैं, ऐसे नहीं चलते। तो आजकल ये भी बिजनेस बन चुका है। अच्छा जयपुर के स्पेसिफिक बात बताऊं आपको, कई जगह से बोर्ड दिखेंगे बृहस्पति धाम मंदिर, देखा है आपने? तो आपको क्या लगता है बहुत बड़ा मंदिर है, ये किसी ने बिजनेस पर्पज से खुला हुआ मंदिर है, बोले ये जयपुर में एक ही मंदिर है, और हर चौराहे पे इसके बोर्ड दिखेंगे आपको यहाँ आसपास के स्पेसिफिक एरिया। और इसकी ये जो बोर्ड लगाने का काम है एक मार्केटिंग कंपनी ने किया, जिसको मैं जानता हूँ। बोले ये हम उस मंदिर का भी काम कर रहे हैं ना, मंदिर की कौन सी मार्केटिंग होती है? बोले सर मंदिर में जब ज्यादा कस्टमर, बोले कस्टमर, ये कस्टमर ही हो गए आजकल, वो आएंगे, फिर उनका अलग अलग मेन्यू होता है, ये वाली पूजा की इतनी रेट है, ये वाली की इतनी रेट है, ये वाली की इतनी रेट है, फिर जाकर के वो बिजनेसेस इस तरीके के। तो आजकल ये भी बिजनेस के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके टैक्स लगाने के लिए तरीके बनाए कि जो चैरिटेबल के नाम पर काम कर रहे हैं, कि हम हेल्प डॉग्स की जो सफर कर रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी हेल्प करते हैं, फिर उसको ऐड क्या चलाने की जरूरत है? ऐड क्या होता है? स्पॉन्सर्ड या ऐड लिखा हुआ आता है। आप सोच के देखो कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो ऐड क्यों चलाना? वो अपने आसपास के लोगों से डोनेशन मांगे तो भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसको ऐड चला करके डोनेशन मांगना पड़ रहा है। वो इंस्टाग्राम को पैसा दे रहा है कि तुम ये ऐड दिखाओ, तो मतलब वो डोनेशन लाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं बिजनेस ही कर रहा है। वो कहाँ हमारे पास में थोड़ी ना उसका सोर्स आएगा कि ये पैसा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। और जब भारत के इतने बड़े मंदिर में कुछ हो जाए तो फिर तो इंडिविजुअल आदमी जहाँ जिसका नाम ना पता ना कोई रिसिप्ट, उसमें तो पैसा कहीं भी जा सकता है। तो अब इन लोगों को रोकने के लिए, अब हो सकता है इसमें और भी रूल कड़े करे जाए, इस तरीके की चीजें होने लगी तो इनकी एग्जम्पशन छीन ले, पता चले अगले साल अमेंडमेंट आ जाए, बोले ये जो एग्जम्पशन पड़ रहे नहीं देंगे हम। तो ऐसा भी कर सकते हैं। हर एक चीज का एक इम्पैक्ट होता है कि यार एक तो इतनी बड़ी चोरी हो रही है और ऊपर से हम इनको एग्जम्पशन देके इनसे टैक्स भी नहीं लेते, तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये चैप्टर बेस्ड है एनजीओज के ऊपर और ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो होते हैं उनके ऊपर, कि उनकी इनकम के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाए, इनका मेन पर्पज है। अब इसके अंदर एक चीज थी चैरिटेबल, जिसकी डेफिनेशन ये रही। पुराने एक्ट में 2 क्लॉज 15 था,
अब वो 2 + 23 हो चुका है, और रिलीजियस को ना पहले डिफाइन करा था ना अभी करा। ये बात इसके अंदर बोली गई है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब कुछ भी पढ़ने से पहले हम एक लिखेंगे फॉर्मेट कि ट्रस्ट की इनकम कैसे निकलती है, उस फॉर्मेट को अपन लिखेंगे और उस फॉर्मेट के बेस पर फिर हम एक एक चीज पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन और डोनेशन एक ही चीज है, ये ध्यान रखना। डोनेशन कहो या कंट्रीब्यूशन कहो। बिजनेस एक्टिविटीज से होने वाली इनकम, जैसे इस्कॉन टेम्पल में सेल होने वाली बुक्स, वो बिजनेस एक्टिविटी है।
इनमें से कुछ के मैं सेक्शंस बता देता हूं। देखो ओल्ड में तो सेक्शन 11 है, ओल्ड वालों को लिखने की जरूरत नहीं है, सब 11 के अंदर ही है। बट न्यू एक्ट में अलग है सेक्शन। ओल्ड में क्या एक ही सेक्शन में बहुत सारी बातें भर रखी थी, न्यू एक्ट में क्या है सबकी बातें थोड़ी थोड़ी अलग कर दी। तो जो सबसे पहली इनकम है रेगुलर इनकम कहलाती है, आप उधर लिख सकते हैं सेक्शन 335। ये सब न्यू एक्ट के सेक्शन है। ये है सेक्शन 344 टू 346। सेक्शन 343, सेक्शन 342। तो ये सेक्शन है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने भी है। अब एक एक करके इस फॉर्मेट में आने वाली चीजों को हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं कि ऐसा नहीं कि फॉर्मेट पूरा होता है ये पूरा हो जाएगा, बट प्रैक्टिकल पार्ट यही है। क्वेश्चन ट्रस्ट का आसान ही होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है और इजीली आप 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसी फॉर्मेट के बारे में, आने वाली चीजों के बारे में। अगर इस फॉर्मेट को शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार, सबसे पहले तो आ गया इनकम फ्रॉम चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। मतलब चैरिटेबल काम करके या धार्मिक काम करके आपके पास में कोई पैसा आया है तो यहाँ पर लिख दो, ले लो सबसे। फिर कई बार प्रॉपर्टीज होती है, तो क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, वो मंदिरों के बाहर कुछ स्पेसेस होते हैं जिनको रेंट पर देते हैं, तो उससे रेंट कमाया जाता है प्रॉपर्टीज पर। तो बोले वो यहाँ पर लिख दो, किसी भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट ने प्रॉपर्टी से रेंट कमाया। उनकी बैंक में एफडी होती है या कहीं लोन दे रखे होते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट कमाया बोले वो इनकम यहाँ पर ले लो। लोगों ने जो अपनी स्वेच्छा से आपको डोनेशन दिया है, डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, अलग अलग जगह डालते हैं, वो ले लो। बोले कॉर्पस डोनेशन को हटा दो, ये क्या है हम समझेंगे वहां जाने में। और फिर आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करी है इसके साथ साथ, चैरिटेबल रिलीजियस काम के साथ साथ, तो वो भी ले लो। तो ये सारी चीजें हमको ले लेनी होती है। तो इससे करके टोटल आ गया ये। अच्छा, कभी गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिल जाए, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डोनेशन। गवर्नमेंट ग्रांट इज कंसिडर्ड एज डोनेशन। फिर इसमें से एक ट्रस्ट को फिक्स्ड 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 30% ऑफ एनएवी होता है, उसी तरीके से यहाँ पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है, हमेशा फिक्स है। फिर जो पैसा आपने चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज के लिए लगा दिया उसको लेस कर दो, जो खर्च हो गया आपका पैसा। डीम्ड अप्लाइड क्या होता है बात करेंगे जब आएगा, और एक्यूमुलेटेड पे भी बात करेंगे जब क्या होते हैं दोनों, तभी समझ पाएंगे। तो ये पैसा आपका वो है जो खर्च हो गया है या जो खर्च होगा, उसको लेस कर दिया जाता है, तो आपकी टोटल इनकम आ जाती है। अब ट्रस्ट में खास बात क्या है, जो पैसा खर्च हुआ है वो भी लेस हो रहा है, और जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो फ्यूचर में खर्च करने के लिए वो भी लेस हो जाता है। कि हमको एक नई बिल्डिंग बनानी है, तो बोले उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बोले यहाँ लेस कर लो। तो ये भी एक अलग चीज है, वरना नॉर्मल बिजनेस के अंदर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये नई चीज है इसके अंदर। तो ऐसे टोटल इनकम आती है, उसके ऊपर फिर टैक्स निकाला जाता है, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। आज हम करेंगे इतना।